Hello everyone, welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is प्रतीक नायक, अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर और आपके साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई जो इंडिया का लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ को। आपके साथ फिर से आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12th की डिस्कस की थी और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कहाँ कहाँ फिलोसफिकल डिस्कशन शुरू होते हैं इन द एंशिएंट इंडिया। तो उसी फिलोसफिकल डिस्कशंस को हम लोग आज के सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे फर्दर फिलोसफिकल एडवांसमेंट के द्वारा भारतीय दर्शन शास्त्र का उद्भव हुआ और इसी उद्भव के अंतर्गत बुद्धिज्म और जैनिज्म भी उभर के आएगा सर। ठीक है ना। तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों को। मेरे बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा कि मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मेरा फोर्थ सब्जेक्ट है। उसी को ही आपके साथ यहाँ पे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। साथों साथ आई ऑल्सो टीच ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। आई एम ऑल्सो वन अमॉन्ग्स देम एंड इनफैक्ट मैं वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी रन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के कोर्सेज करवा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने प्लस के ऊपर अलग अलग कोर्सेज करवाए हैं। ये प्लस इनफैक्ट एक पेड प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म के नाते बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी यहाँ पे मैंने आपको करवाई है और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज कवर कराया। अभी मेरा ऑप्शनल का कोर्स शुरू हो गया है ऑलरेडी। आप में से बहुत बच्चे कल कमेंट सेक्शन के अंदर क्लास के समय पे लिख रहे थे शाम को कि सर ऑप्शनल का कोर्स आप कब शुरू कर रहे हो। बाय द वे आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ऑप्शनल कोर्स और उसका पेपर 1 का हमने 14 जुलाई से शुरू किया था। ये 5 डेज अ वीक रहता है हमारा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का हमारा टाइम फ्रेम रहता है एंड आई एम कवरिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। इफ यू हैव नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन, मोस्ट वेलकम है आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। PN लाइव द डिस्काउंट कोड, आप इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, है ना। बाकी मेरा जीएस का कोर्स आ रहा है 11th ऑफ अगस्त से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो 11 अगस्त से। डेली 2 आवर्स एंड इनफैक्ट विल बी कवरिंग बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मतलब है तो 2021, 2022, 2023 जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये कोर्स इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये कोर्स के द्वारा आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी हो पाएगी। इनफैक्ट हम लोग बिफोर प्रीलिम्स कवर करेंगे, इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में करवाऊंगा। आप अनअकैडमी के ऊपर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हो। इनफैक्ट वी हैड मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग इन अनअकैडमी, उसमें से एक एकेडमिक कॉम्बैट। ये कॉम्बैट का फायदा यही होता है कि आप यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स के अंदर 56 क्वेश्चंस, और अगर आपका अच्छा रैंक आता है, ये लाइव टेस्ट होता है, तो आपको अनअकैडमी तरफ से सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये कॉम्बैट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये कोड को यूज करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगी। ये ज्वाइनिंग लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा एंड पार्टिसिपेट इनटू दिस कॉम्बैट। एवरी संडे होगा 11 बजे। इस संडे को 11 बजे भी है 8 तारीख को। और इनफैक्ट क्वेश्चंस मैंने सेट किए, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आई हैव सेट द क्वेश्चंस। नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे सेट करता हूँ। फायदा यही होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप अच्छा रैंक लेके आ रहे हो तो आपको आईपैड मिलेगा तैयारी के लिए, तो इट्स क्वाइट एडवांटेजियस एंड बेनिफिशियल फॉर यू। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी प्रोमिसेस आपके लिए थी। फीस बढ़ने वाली है, आप जरूर से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। नहीं लिया है तो मैं कहूँगा कि आज के दिन ले लीजिए। अश्योरेंस आपको मिल रहा था 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो। बाकी फीस 4 तारीख तक था, मतलब कल तक था। इनफैक्ट अभी फीस रिवाइज हो जाएगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय PN लाइव डिस्काउंट कोड को जरूर से यूज़ करिएगा। एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम भी है। इनफैक्ट आप सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे तो आपको मेंस तक की वैलिडिटी मिलेगी, आपको बुक सेट कवर मिलवा जा रहा है, आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटरशिप भी मिलेगी। तो आप कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 साल, 2 साल या 3 साल का। मैं कहूँगा कि मिनिमम 1 ईयर का लीजिएगा। इवन आइकॉनिक भी लीजिए, आपको डेली मेंटर मिलेगा, आपको गाइड मिलेगा, आपको तैयारी के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करने वाले एक टीचर दिए जाएंगे। तो एक मैं तो रहूंगा एक शिक्षक के रूप में, बट आपको जो डेली के डाउट्स होते हैं, छोटी छोटी क्वेरीज होती है, वो सब आप मेंटर्स के साथ सॉल्व कर सकते हो और फिर वहां से भी आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा। ऑप्शनल का डेडिकेटेड सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हो। इट्स अकॉर्डिंग टू योर विशेष। पर मैं कहूँगा कि GS ऑप्शनल दोनों को साथ में लइए, आपको काफ़ी फायदा होगा। नई बैचेस हमारी शुरू हो रही है, इनफैक्ट 4 अगस्त से, यानी कि कल से शुरू हो गई है। इसके बाद और भी बैचेस आएगी आपको। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको नई बैचेस हमको मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको इस बार तमिल मीडियम के अंदर भी बैचेस मिल रही है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम द रीजनल मीडियम,
तो स्पेसिफिकली हम लोग तमिल मीडियम की बैचेस लेके आ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके। तो ये वी आर ट्राइंग टू डाइवर्ट, इनफैक्ट है ना, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो एज वेल। तो मैं आपको वही वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करिए। फ्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इनफैक्ट कॉम्बो पैकेज में तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तक की टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, है ना। तो काफ़ी फायदा मिलेगा, ज़रूर से हमारे साथ ज्वाइन करेगा। और ज्वाइन करते समय आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सर, है ना। तो इवन इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू डू नॉट वांट टू ज्वाइन, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर दीजिए। फॉलो करने से फायदा ये होगा कि मैं बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी के ऊपर फ्री के ऊपर लेता हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास। ये लाइव क्लास होता है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए हुए। जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाओगे तो ये सब आपको स्पेशल क्लासेस दिखेंगे। जैसे वाकाटका के ऊपर लिया है, फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर लिया है, फिर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करा है, वो सब आप इसके अंदर से फ्री में देख पाओगे। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर ये कोड को डालना है। मतलब आप फ्री सब्सक्रिप्शन या फ्री कोर्स देखना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, यू आर सपोज टू यूज दिस कोड PN Live एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। खैर चलते हैं हम लोग आगे। समझने की कोशिश कर रहे थे पिछले क्लास के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, और मैंने आपको फिलोसफी के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस बताए थे, है ना। तो आप याद करिए, एज ऑलवेज हमने ट्रेडिशनल्स की जो रिवीजन की थी, उसमें रिवीजन के तहत आपको बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार के ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ सर, है ना। तो मैंने आपको कंसिस्टेंसी इज द की पहले भी समझाया हुआ है, और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो देयर इज नो पॉइंट इन प्रिपरेशन, है ना। तो हमने आपको बताया था कि पहले तो वैदिक एज की शुरुआत होगी, और वैदिक ट्रेडिशंस के अंतर्गत आपको दो प्रकार के ट्रेडिशंस दिखेंगे। ये जो वैदिक ट्रेडिशंस थे, एक अर्ली वैदिक उभर के आए और दूसरे कौन से थे, लेटर वैदिक उभर के आए सर, है ना। तो ये जो लेटर वैदिक है वो कब आए हैं, 1000 से लेके 600 BC तक के, और इनफैक्ट जो अर्ली वैदिक है वो कब है, 1500 से लेके 1000 तक के, ठीक है ना। तो इस पीरियड तक के हमने ट्रेडिशंस को देखने की कोशिश की थी कि यहाँ पे सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, बहुत सारे कर्मकांड हो रहे थे सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो जब उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ तो ये एक नई फिलॉसफी को तरफ लेके चलते हैं। ये आत्मा और ब्रह्मा की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, कर्म क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जीवन मृत्यु का सार क्या है, एवरीथिंग इज डिस्कस इन द उपनिषद। हमने पिछले क्लास के अंदर आपको बताया था सर, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में वी सी दैट बहुत सारे लोगों ने वैदिक ट्रेडिशंस को क्वेश्चन किया और वेद की जो एग्जिस्टेंस थी उसके ऊपर प्रश्न करते हुए अपनी नई विचारधारा दी सर, ठीक है। तो 600 BC से लेके हमको पता चल रहा है कि भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा पड़ाव आया, बदलाव आया, और यही बदलाव के रूप में हमको पता चलेगा कि नए फिलोसफीज उभर के आए। ये न्यू फिलोसफीज जो थे उसी को ही मैंने आपको कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और उसमें 64 से ज्यादा संप्रदाय आपको दिखेंगे। कुछ कुछ किताबों में बोले गए 360 प्लस संप्रदाय है, 360 से भी ज्यादा संप्रदाय थे, पर हम मान लेते हैं मिनिमम 64 के आसपास तो संप्रदाय रहे होंगे सर, ठीक है। तो ये 64 से ज्यादा संप्रदाय दर्शाता है कि कितने सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे फिलोसफिकल ट्रेडिशंस के रूप में। ये 64 से अधिक संप्रदायों का जो विकास हो रहा है सर, इसी के अंदर से हमको पता चलता है कि बुद्धिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ, और इसी के अंदर से हम लोग कह सकते हैं कि जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म इवॉल्व्ड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशंस इन द वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, और वहां से वी सी दैट फर्दर इवोल्यूशन होता है। 300 BC तक आते आते भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और हमको पता चला है कि वैष्णविज्म का ग्रोथ होने की शुरुआत होती है। वैष्णविज्म मतलब विष्णु की भक्ति, और फिर वी सी शैविज्म का भी डेवलपमेंट हुआ सर, जिसे शिव जी की भक्ति के रूप में पहचानेंगे हम लोग। आगे क्लास के अंदर जाएंगे तो वैष्णविज्म और शैविज्म के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। एंड वी फाइंड कि इन दोनों के समय पे दौरान इनके आर्ट फॉर्म भी हमको मिल जाएंगे, और आर्ट फॉर्म के अंतर्गत हमको क्या मिलता है, इनिशियली स्तूप बिल्डिंग दिखेगा, तो स्तूप आर्किटेक्चर की शुरुआत होगी। फिर आप देखोगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होगी सर, है ना। तो मंदिर बनेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है या सबसे पहले केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाएगी, तो गुफाओं की स्थापत्य का निर्माण किया जाएगा। तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स दिखेंगे जो इन सब संस्कृतियों के साथ जुड़े हुए, ये सब बिलीफ के साथ जुड़े हुए, फिलोसफीज के साथ जुड़े हुए। आगे समय चलता है और 0 के बाद 300 तक आते आते इंडिया के अंदर जब गुप्ता पीरियड आया तो ये आर्ट फॉर्म अपने क्लाइमैक्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। खैर, ये तो पूरी कहानी मैंने आपको कल के क्लास के अंदर पढ़ाई थी और आपको समझाने की कोशिश की थी कि फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ। इनफैक्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो 6th सेंचुरी BC का जो पीरियड है, 6th सेंचुरी BC का जो पीरियड है, इस समय के दौरान नई फिलोसफीज उभर के आई, और ये फिलोसफीज को इनफैक्ट शेप देने वाले बहुत सारे थिंकर्स दिखेंगे सर, है ना। तो ये थिंकर्स के नाम भी हमने पिछले क्लास के अंदर देखे थे। वी हैड सीन द डिफरेंट आइडियोलॉजीज व्हिच वर गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स, और ये थिंकर्स अलग अलग रास्ता बताते थे। तो पकोड़ा का चयान करके एक हुआ करते थे, अजीत केसम्बकली करके एक थिंकर हुआ करते थे। आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको संजय बेलीपुत्र करके एक थिंकर दिख जाएंगे सर, ठीक है।
आपको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पुराण कश्यप दिख जाएंगे सर, ठीक है, आपको निर्ग्रंथ नाथपुत्र दिख जाएंगे। तो यू विल फाइंड मल्टीपल थिंकर्स। ये जितने भी थिंकर्स थे इन सब ने अपने अपने रास्ते दिखाए और कहा कि जीवन का सार क्या है, जीवन के बाद क्या है, जीवन के पहले क्या है, सबने अपने अपने रास्ते बताए थे, है ना। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल का क्लास अटेंड किया था, और वो कल के क्लास के अंदर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको वो चीज़ याद रही होगी कि हमने एक टेबल बताया था, और टेबल के अंतर्गत बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे बहुत सारे श्रमण ट्रेडिशंस शुरू होते हैं। बाय द वे श्रमण का प्रश्न है ना 2020 की प्रीलिम्स के अंदर आया था। तो मैं आपको जब अगले क्लास के अंदर आऊंगा ना, आई गेस एक दो दिन के बाद सर, जब ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, तो मैं आपको श्रमण ट्रेडिशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करवा दूंगा रिवीजन के अंदर सर, ठीक है। तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये कहने की बात क्या कर रहा है सर, ठीक है। बट मोटे मोटे तौर के ऊपर जब आप समझने हैं, हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये जितने भी श्रमणिक ट्रेडिशंस थे उसी के अंदर से पुराण कश्यप, मकाली घोषाल, अजीत, पकुड़ा, नरग्रंथ नाथपुत्र और संजय बेलपुत्रा है सर, ठीक है। इनफैक्ट ये सब अपने अपने रास्ते देते हैं। जैसे वेद कहता है और उपनिषद क्या कहते हैं कि हमको कर्म करना चाहिए, और बेसिकली गॉड की तरफ जो भक्ति है उसकी बात कर रहा है वेद सर, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के आइडियाज थे, तो इन्होंने भी अपने आइडियाज दिए। अब ये जितने भी आइडियाज देने वाले लोग थे उनमें से दो लोगों का नाम एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो अजीत की बात की गई है जो लोकायतवाद के ऊपर बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट लोकायतवाद सर, ठीक है। दूसरा आप समझने की कोशिश करोगे तो इसी के अंदर से हमको बेसिकली पता चलता है यहाँ पे बात की गई है फेटलिज्म की, मतलब आजीविका की। आजीविका के अंतर्गत हमको कौन दिखेंगे, मकाली घोषाल, है ना। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी कहानी बताई है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्टोरी कि व्हाट हैपेंड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या हुआ था। तो हम लोग जब ट्रांजिशंस की बात करते हैं इस पीरियड के समय पे, तो वी फाइंड मल्टीपल थिंकर्स ने मल्टीपल थॉट दिए। उसमें आजीविका की बात की थी पिछले क्लास के अंदर, नियतिवाद की सर, है ना। मकाली घोषाल कहते हैं कि जीवन में सब नसीब ही सब कुछ है, नसीब के अलावा कुछ नहीं है, है ना। अजीत कहते हैं कि मटेरियलिज्म, है ना, भौतिकतावाद, सुखवाद, हेडोनिज्म की फिलॉसफी है, जो आप एथिक्स के अंदर भी आप देखते हो। प्लेजरिज्म कहते हैं कि भाई जो चीज में आपको सुख मिले वो कार्य करना चाहिए सर, है ना। सुखम जीवत घृतम पीवत सर, है ना। तो यही कहानी आपको यहाँ से दिखती रहेगी। कर्म के ऊपर थोड़े कम मानने वाले हैं, उनकी कहानी यहाँ एनसीईआरटी में आपको दी गई है सर, ठीक है। तो हियर इन एग्जाम्पल फॉर द सुत्त पिताक, सुत्त पिताक करके किताब है बुद्धिज्म की, मैंने आपको कल बताया था। आगे जब बुद्धिस्ट लिटरेचर में आऊंगा तो उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। डिस्क्राइबिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन द किंग अजातशत्रु एंड द रूलर ऑफ मगध एंड द बुद्धा सर, ठीक है। अब अजातशत्रु और बुद्ध एक दूसरे के कंटेम्पररी थे एक्चुअली। मगध के अंदर पहली डायनेस्टी थी हरियक डायनेस्टी। हमने महाजनपद के चैप्टर के अंदर उनको याद किया था, है ना। याद करिए आपने महाजनपद वाला, मतलब चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको थोड़ी मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाई थी सर, है ना। तो एक बेसिक के रूप में आपको मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझाने की कोशिश की थी, उसमें ये कहानी आपको बताई थी सर, ठीक है। ऑन वन ओकेजन किंग अजातशत्रु विजिटेड बुद्धा एंड डिस्क्राइब्ड व्हाट अनदर टीचर नेम मकाली घोषाल हैड टोल्ड हिम सर, ठीक है। अजातशत्रु बुद्ध को बताते हैं कि भाई मुझे एक और टीचर मिले थे जिनका नाम था मकाली घोषाल, और मकाली घोषाल ने अजातशत्रु को क्या बताया, वो चीज इनफैक्ट अजातशत्रु बुद्ध को बता रहे हैं सर, ठीक है। तो कहानी क्या है, कहानी यहाँ पे आपको थोड़ी ट्राइंगल वाली दिख जाएगी सर, ठीक है। ट्राइंगल की कहानी ये है कि अजातशत्रु करके एक राजा है। ये अजातशत्रु कहाँ के राजा है सर, ठीक है, ही इज अ रूलर ऑफ मगध। और मगध के अंदर पहली जो डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी थी, हरियक डायनेस्टी थी, वहां से ये बिलोंग करने वाले राजा है सर, ठीक है। इनफैक्ट राजगीर के बाहर पाटलिपुत्र की तरफ लेके जाने का जो प्लान था वो इन्हीं का ही था। इन्होंने ही पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस देखा था। खैर, सो यू विल सी दैट अजातशत्रु की पहली कन्वर्सेशन एक टीचर के साथ होती है, मकाली घोषाल के साथ। किसके साथ, मकाली घोषाल के साथ। अब ये वो टाइम है सर, है ना। ये कब का टाइम है आप देखोगे तो 6th सेंचुरी बीसी का टाइम है। 6th सेंचुरी बीसी का मतलब क्या है सर, ठीक है। सो दिस विल बी द पीरियड ऑफ अराउंड 550, दिस विल बी पीरियड ऑफ अराउंड 500 के आसपास का पीरियड हम लोग कह सकते हैं। 501 to 510 के आसपास, मतलब एग्जैक्टली ईयर और डेट तो नहीं पता चलेगी क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में ईयर डेट का कंसेप्ट खाली कठिन हो जाता है। खैर, मकाली घोषाल करके टीचर थे, और दूसरे मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध हुआ करते थे सर, है ना। तो गौतम बुद्ध की इनफैक्ट है ना एक बार अजातशत्रु के साथ मुलाकात हुई। अजातशत्रु ने इनफैक्ट बुद्ध को बताया कि आपसे मिलने के पहले मैंने एक और टीचर के साथ परिचय किया था जिनका नाम था मकाली घोषाल, और मकाली घोषाल के साथ मेरी कुछ डिस्कशन हुई, उसको बेसिकली अजातशत्रु ने बुद्ध को शेयर किया सर, ठीक है ना। तो एक काइंड ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे बन गया है, समझ में आ रहा है आपको सर, है ना। ये ट्राइंगल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ट्राइंगल में अजातशत्रु की मकाली घोषाल के साथ जो चर्चा होती है, वो चर्चा बेसिकली वो बुद्ध के साथ क्या करते हैं उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। सो अजातशत्रु विजिटेड बुद्धा एंड डिस्क्राइब्ड व्हाट अनदर टीचर मकाली घोषाल हैड टोल्ड हिम। अजातशत्रु ने कंप्लेन की है, ये अजातशत्रु ने जानकारी दी है किसकी,
मकाली गोसाल की किसको जानकारी दी है? बुद्ध को सर, है ना। दो द वाइज शुड होप बाय दिस वर्च्यू, बाय दिस पेनेंस आई विल गेन कर्मा, एंड द फुल शुड बाय द सेम मीन्स होप टू ग्रेजुअली रीड हिमसेल्फ ऑफ हिज कर्मा, नाइदर ऑफ देम कैन डू इट। क्या बता रहे हैं सर, है ना, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, खास करके वाइज पर्सन, आपको पता होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि अकेला ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान के एप्लीकेशन की भी जरूरत है सर, है ना। आप देखिएगा नॉलेजेबल पर्सन तो बहुत है, बट देर आर नॉट वाइज पर्सन। एजुकेशन गिव यू नॉलेज बट इट डज नॉट इम्पार्ट्स यू विजडम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक शब्द यूज करते हैं ना कि भाई विजडम एक बहुत ही आवश्यकता होती है सर, ठीक है। तो यहाँ पे मकाली गोसाल किसको बता रहे हैं? अजात शत्रु को बता रहे हैं। और मकाली गोसाल अजात शत्रु को कह रहे हैं कि दो द वाइज शुड होप बाय दिस वर्च्यू, बाय द पीनेंस आई विल गेन कर्मा, है ना, कि जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं एक से एक, वो कहेंगे कि हम तप करेंगे, हम कठोर तपस्या करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जितनी भी फिलॉसफी एक चीज के ऊपर बात करेगी कि भाई जीवन का सार क्या है ना, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये यूपीएससी की तैयारी करनी नेसेसरी है कि नहीं है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर मैं तप करूंगा, पीनेंस करूंगा, मैं यहाँ पे रिनाउंस कर दूंगा सर, है ना, तो मुझे मिल जाएगा। And the fools by the same means hope to gradually rid himself of his karma। और बेसिकली जो पागल लोग होते हैं वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल मैं अपने कर्म से दूर हो जाऊंगा सर, ठीक है। पर मकाली गोसाल कहते हैं कि नाइदर ऑफ कैन डू इट, ओके। इनमें से कोई भी एक बंदा या पढ़ा लिखा बंदा है, वाइज बंदा है, इंसान है, या पागल बंदा है, मतलब ही इज अ फूल पर्सन बट ही वोंट बी एबल टू डू दैट। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्म में मानते ही नहीं थे। कल भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी ये किस में मानते हैं सर, है ना। तो ही टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड एज नियतिवाद। ये कहते हैं कि वी आर पावरलेस, है ना। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स तो आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है सर, ठीक है, ये नॉन एनसीईआरटी है, बट मैंने आपको ये बॉक्स के साथ कनेक्ट करके दिया है। ये बॉक्स एनसीईआरटी में दिया है, फेटलिस्ट एंड आपकी मटेरियलिस्ट की जो कहानी है ना सर, ठीक है, तो मैं उसके साथ लिंकअप करके दे रहा हूँ। बाय द वे, आप जब एनसीईआरटी को पढ़ो ना, तो एनसीईआरटी से 1 या 2 लेवल आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मतलब यूपीएससी एनसीईआरटी से आप पकड़ के चलिए, ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन निकालता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के सर, है ना। बट आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, नॉट ऑल कैन बी आंसर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी विल गिव यू डायरेक्शन। एनसीईआरटी विल एक्चुअली गिव अ पाथ कि अच्छा यहाँ से कट मार के जाएंगे तो तैयारी हो पाएगी सर। समझ में आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है। एनसीईआरटी वो रास्ता दिखा देता है आपको, बहुत अच्छी तरह से रास्ता दिखाता है, समझे आप लोग। तो इसके लिए आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी को जब पढ़ रहे हो तो ये एनसीईआरटी में बॉक्स दिया है, ये बॉक्स दिया है, पर ये वाला नहीं दिया है सर, ठीक है। दिस बॉक्स इज नॉट गिवन। तो जब आपने इनफैक्ट ये बॉक्स को देखा, आपने यहाँ पे 2 लोगों के नाम देखे, एक मकाली गोसाल का नाम देखा, तो आपको प्रश्न तो होना चाहिए कि मकाली गोसाल कौन थे, वो किसकी बात कर रहे थे और क्यों इसकी ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी सी? द वाइज शुड होप बाय दिस वर्च्यू, बाय दिस पीनेंस आई विल गेन कर्मा, एंड द फूल शुड बाय द सेम मीन्स होप टू ग्रेजुअली रीड हिमसेल्फ ऑफ दिस कर्मा। पढ़ा लिखा इंसान अपने कर्म को छुटकारा देगा तब करके, और जो पागल होगा वो कहेगा कि आज नहीं तो कल मेरा कर्म मुझे छोड़ेगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। प्लेजर एंड पेन मेजर्ड आउट एज इट वर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन द कोर्स ऑफ संसार। ये संसार में आप यहाँ पे जी रहे हो, उसमें सुख और दुख जो है उसको आप कभी बदल नहीं सकते हो। आप सुख और दुख को कभी नहीं बदल सकते हो, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इट कैन नाइदर बी लेसेंड और इंक्रीज्ड, ये ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। जितना सुख जिसके पास है उतना ही रहेगा, जितना सुख जिसके पास है वो उतना ही रहेगा। तो क्या कह रहा है कि इट कैन नाइदर बी इन द कोर्स, इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन नाइदर बी लेसेंड, है ना। ये कम भी नहीं हो सकता, ये ज्यादा भी नहीं हो सकता। गजब की फिलॉसफी है भाई साहब। कह रहे हैं कि सुख कम भी नहीं हो सकता, सुख ज्यादा भी नहीं हो सकता, दुख कम भी नहीं हो सकता, दुख ज्यादा भी नहीं हो सकता सर, ठीक है। Just as a ball of string will when thrown unwind to its full strength, so fool and wise alike will take the course and make the end of in sorrow। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आप इनफैक्ट है ना पागलों जैसा मत बनिए। आपको लगता है कि भाई आप सुख को बढ़ा दोगे, दुख को कम कर दोगे, नहीं नहीं, आपका दुख है तो यू आर प्री डेस्टिन्ड। आप सुखी हो तो आपका नसीब आपको मदद कर रहा है सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, वी आर पावरलेस। वो चाहे वाइज पर्सन हो, वो चाहे फूल पर्सन हो, पागल इंसान हो
या आप कहोगे थोड़ा बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी पर्सन हो सर, ठीक है। अजातशत्रु ने ये व्याख्या बुद्धा को बताई, अजातशत्रु ने ये व्याख्या बुद्धा को बताई। और अजातशत्रु ने कहा कि सर एक टीचर मेरे को ये बता के गए। बुद्ध कहते किसने कहा, किसने कहा कि ये सही है, किसने कहा ये सही है कि यही घटना ये मकाली घोषाल जो आपको कह के गए हैं वो 100% करेक्ट है सर। मकाली घोषाल ने इनफैक्ट नियतिवाद की थियरी बताई और नियतिवाद के तहत उन्होंने कहा कि सब कुछ नसीब के ऊपर चलता है और इन्हीं के संप्रदाय को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आजीविका के रूप में कहा गया। वेरी फेमस संप्रदाय सर, है ना। एंशिएंट इंडिया के अंदर बुद्धिज्म जैनिज्म के कंटेम्प्रेरी पीरियड में इनका संप्रदाय बहुत फेमस हुआ। इनफैक्ट मकाली घोषाल ट्राइड टू इम्प्रेस अजातशत्रु, क्योंकि वो मगध का राजा था उस टाइम पे। तो बीइंग अ किंग ऑफ मगध, अगर मगध का राजा उनके साथ उनके संप्रदाय में जुड़ता है तो मकाली घोषाल का संप्रदाय धन्य हो जाएगा सर। पर ये नहीं जुड़ेंगे, ये कहेंगे कि बाबू हम नसीब में नहीं मानते, हम कर्म में मानते हैं। क्योंकि बुद्ध हमेशा एक चीज कह के गए थे कि बिलीव इन कर्मा। आप इनफैक्ट कर्म करिए, और कैसे कर्म करिए, निष्काम कर्म करिए सर, है ना। निष्काम कर्म का मतलब ही है जो बोला जाता है कि आप सेल्फलेस काम करिए। आप जो कार्य कर रहे हो वो मूलतः से कोई ऐसी सेल्फिश भावना से नहीं होना चाहिए। आजकल हमारी सोसाइटी इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है, तो हर एक चीज के पीछे एक इंटेंशन लोग ढूंढ देते हैं। अब जैसे हम यहाँ कहीं पढ़ा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं इसका इंटेंशन अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई तुमको शेयर कर रहे हैं, ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं जो किताबों के अंदर पढ़ने से भी नहीं मिल पाएगी। किताबों में पढ़ने से भी आपको इस प्रकार की चीजें नहीं मिल पाएगी। तो हमारा इंटेंशन आपको और कुछ फुसलाना फुसलाना नहीं है, ये आपको कोई खाई में नहीं ढकेल देना है। लोग कहते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी के अंतर्गत ये जो टीचर्स जो तैयारी कराते हैं सर, है ना, प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, ये सब के सब बच्चों को फेल करवाते हैं। पागल हो गए हो क्या? कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सी टीचर ऐसा सोचेगा कि अपना विद्यार्थी फेल हो? एक संस्था के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारा तो ये कार्य होगा कि हमारे विद्यार्थियों की प्रगति हो, अवर स्टूडेंट्स प्रोग्रेसेस इन लाइफ, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों की बातें हो रही थी और ये कह रहे हैं कि कर्म के ऊपर मत जाइए, हम तो पावरलेस है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। वाइज हो या फूल हो, है ना, बुद्धिजीवी बंदा हो या पागल बंदा हो, उसका नसीब सब कुछ फिक्स करके आता है, वो फेट के ऊपर जाता है। अजातशत्रु की इनके साथ चर्चा हुई, अजातशत्रु बुद्ध से ज्यादा इंप्रेस हो गए कि हाँ भाई बरोबर है, गुरुजी आपने सही कहा है। क्योंकि ये मगध के इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे। मगध की हर एक डायनेस्टी के 2 राजा बुद्ध के शिष्य बनते हैं, आपको जानकारी होगी सर, ठीक है। तो एक तो अजातशत्रु देखेंगे, और अजातशत्रु की ही डायनेस्टी के जो इनिशियल फाउंडर हुआ करते थे बिंबिसार, ये भी मगध के ही रूलर हुआ करते थे। ही वाज आल्सो द रूलर ऑफ मगध ओनली। सो व्हेन वी सी द फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ये फिलोसफिकल ट्रेडिशंस का ओवरव्यू दिया था। आज हम लोग उसको डेप्थ में कर रहे हैं, उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करवा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करवा रहा हूं कि भाई यहां से क्वेश्चंस जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड हाउ इट कैन बी टैकल्ड डाउन, है ना। तो व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ आजीविका दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आजीविका के अंदर मकाली घोषाल ने इनको फेट की कहानी बता दी। इसने कहा कि प्लेजर या इनफैक्ट पेन, आप उसको घटा नहीं सकते ना उसको बढ़ा सकते हो, ये सब अपने अपने नसीब का लेके आते हैं। सुख और दुख अपने नसीब का सब लेके आते हैं। वैसा बुद्ध के साथ कंपेयर करिए तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है। और दुख का कारण क्या है? तो मैंने आपको कल के कारण में बताया था सर, डिजायर, कि आपकी जो तृष्णा है वही आपको दुखी करती है सर। और अगर आप डिजायर से दूर हो जाओगे ना, इफ यू रिमूव द डिजायर ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन के अंदर जो भी डिजायर है, तो आप दुखी होना भी बंद कर दोगे। इनडायरेक्टली बुद्ध ये कह रहे हैं अपने टीचिंग्स के द्वारा कि आप दुख को कम कर सकते हो और दुख को बढ़ा सकते हो, सब आपके हाथ में है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सिविल सर्विसेज के अंदर जब आप तैयारी करने आओगे ना, खुद से भी करोगे या कहीं इंस्टीट्यूशंस में भी जाओगे, तो एक चर्चा बहुत होती है।
वो होती है काफ़ी टीचर और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने बनाया विद्यार्थी को, वेरस मैं कहता हूँ कि हमने नहीं बनाया विद्यार्थी को, विद्यार्थी खुद से बन के आता है। हम तो कुम्हार का काम करते हैं। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, क्ले, चिकनी मिट्टी, जहां से आपके बर्तन बनते हैं माटी के। मिट्टी पहले से एक फॉर्म के अंदर होती है, एक शेप तो उसके पास होता है, पर उसका फॉर्म उभर के बाहर नहीं आ रहा होता है। विद्यार्थी भी माटी की तरह है, वो जमीन पे पड़ा रहता है, बिखरा हुआ रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं कितनी चीजों को संग्रह कर सकता हूं। और जब हमारे पास आता है, जब कोई टीचर के पास जाता है, शिक्षक के पास जाता है, हमारी भाषा में कहे एजुकेटर के पास जाता है, तो वो विद्यार्थी को हम शेप देने का काम करते हैं, जो कुम्हार करता है, पॉटर करता है। हमारा काम पॉटर का है। विद्यार्थी अपनी मेहनत से ही बनता है, उसके अंदर वो क्षमता है पहले से। यहां पे बुद्ध भी यही कह के गए हैं कि आपका नसीब आप लिखोगे, आप जब सेल्फलेसली काम करोगे, निष्काम कर्म करोगे, यू विल डू ऑल योर एक्शंस, you will perform all your actions without any reward. आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड मत रखिए जीवन के अंदर। आप जितना रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखोगे उतने ही जीवन में दुखी होते हो। आप देखिए पूरी लाइफ इसके अंदर निकल गई लोगों की, यार मैंने ये काम किया, मुझे अवार्ड नहीं मिला, आज मैंने ऑफिस में सबसे टॉप परफॉर्म किया, मैंने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट किया, पर मेरे ऑफिस वाले मेरे को सैलरी राइज नहीं दे रहे हैं। टीचर के रूप में कभी कभी हमको भी लग जाता है कि यार आज हमने बहुत ढांसू पढ़ाया और डिसलाइक सबसे ज़्यादा आ गए, होता है ना कभी। बट फिर दिमाग संयम होता है, ध्यान में आता है, पता चलता है कि महाराज कह के गए हैं कि निष्काम कर्म करिए, या निष्काम कर्म इवेंचुअली आप देखोगे तो आपको भगवत गीता के साथ मिलेगा, उपनिषद के अंदर, कि डू सेल्फलेस एक्शन इन लाइफ, डू सेल्फलेस एक्शन इन लाइफ, यू विल नेवर बी इनफैक्ट है ना फीलिंग दी दुखा, और यू विल नेवर बी सॉरोफुल इन योर लाइफ। आप जब निष्काम कर्म करते हो, परिणाम की चिंता करते नहीं हो, अपने कर्म की आशा रखोगे, सेल्फलेसनेस रहोगे। सर सेल्फिशनेस नहीं बता रहा हूँ, स्वार्थपना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेल्फलेसनेस की बात कर रहा हूँ, वो बहुत मैटर करता है। तो ये फिलॉसफी के अंतर्गत यहाँ पे एक थिंकर की बात की गई है, अजातशत्रु बुद्ध और इनफैक्ट है ना मकाली गोसाल की चर्चा की बात की गई है ये टेबल के अंदर। अब यहां से प्रश्न क्या आएंगे? पहला प्रश्न तो कंपैरेटिव लर्निंग आएगा कि गौतम बुद्ध के टीचिंग्स के अंदर में और मकाली गोसाल के टीचिंग्स के बीच में फर्क क्या है। जैसे कल हमने आपको वैदिक टीचिंग्स के साथ कंपैरिजन किया था ना इन सब का, आज बुद्ध के टीचिंग्स और इनके टीचिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम। ये कर्म में मानते हैं, ये कर्म में नहीं मानते हैं। इनका देखोगे तो ये गॉड के ऊपर कुछ जवाब नहीं देते, एग्नोस्टिक है। वेरस यहां पे देखोगे तो ये गॉड को डिनाई कर देते हैं, इनडायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं सब, ठीक है। इनको किसी ने पूछा कि भाई आप दुख को कम कर सकते हो कि ज्यादा कर सकते हो, तो बुद्ध कहते हैं कि यस, दुख को बढ़ा भी सकते हैं और दुख को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं आपको दुखी करती है। इच्छाएं कम होगी तो ऑटोमेटिकली दुख कम हो जाएगा। और इच्छा को दूर करने के लिए, अपने डिजायर्स को, अपने तृष्णा को दूर करने के लिए बुद्ध ने एक रास्ता दिखाया जिसे हम लोग कहते हैं मध्यम मार्ग। क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग। वही मध्यम मार्ग जिसे मिडिल पाथ के रूप में कंसिडर किया गया है, जिसके बेसिस के ऊपर से इनफैक्ट पूरा का पूरा बुद्धिज्म निकल के आया। इसी के अंदर से अष्टांगी का मार्ग आया। आप अच्छे विचार रखिए, अच्छा कार्य करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी तरह से व्यवहार रखिए सर, है ना, अपना आचरण ठीक रखिए। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? तो एक फिलॉसफी है मध्यम मार्ग की। अब यहां से प्रश्न आपको अलग अलग प्रकार के पूछ देगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पूछेगा कि मकाली गोसाल क्या कह के गए थे। इनफैक्ट कौन किसका कंटेम्पररी था वो भी पूछ सकता है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। आपको तीन नाम पूछ देगा। Who among the following is contemporary of each other? Who among the following is contemporary of each other? आपको एक प्रश्न दे देता हूं। Who among the following
इज कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर, कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर सर, है ना। एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रीलिम्स का प्रश्न आपको सर, है ना, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से कौन किसका कंटेम्पररी है सर, है ना। एक नाम दे रहा हूं सिद्धार्थ गौतम का, एक नाम दे रहा हूं सिद्धार्थ गौतम का सर, ठीक है। दूसरा नाम आपको दे रहा हूं यहां पे मिलिंद का, तीसरा नाम आपको दे रहा हूं अश्वघोष का, चौथा नाम दे रहा हूं मक्काली घोषाल का, पांचवा नाम दे रहा हूं सर आपको महावीर का, और छठा नाम आपको दे रहा हूं यहाँ के इसी के अंदर से हम लोग ऐड कर देते हैं, चलिए सर अजात शत्रु का सर, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन इजी भी रहना चाहिए। और आपके ऑप्शंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए के अंदर हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 6। ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 5 एंड 6। समझ में आया आपको। ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, वो है ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, वो है 1, 4 एंड 6, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है आपको। 4 ऑप्शन के अंदर अभी मैंने आपको जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ाई है उसके अंदर से एक मॉक क्वेश्चन दिया है, और मॉक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताया कि कौन किसका समकालीन है। समकालीन होने का मतलब समझ में आता है आपको कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन से टाइम के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका समकालीन है, कहां से इनफैक्ट इनके साथ लिंकेजेस बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आपको एक टेबल बना के दिया, जैसे ये चार्ट बना के दिया सर, ठीक है। तो वहां से कुछ कुछ चीजें पूछी है, आपको 15 सेकंड दे रहा हूं। बाय द वे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर सकते हो कि कौन किसका कंटेम्पररी था और कौन किसका नहीं था सर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न के अंदर कंटेम्पररी पूछा गया है। लेट मी चेंज द पेन सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल। आपको यहां पूछा गया है कि कौन किसका कंटेम्पररी है। अब यहां पे आप समझने की कोशिश करिए कि सिद्धार्थ गौतम ये कब बिलोंग करते थे, 6th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करते थे। सही की गलत सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये 6th सेंचुरी बीसी से है। अब मिलिंद करके एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया गया है। इनको मिनेंडर के रूप में हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। इंडो ग्रीक राजा थे जो नागसेन करके एक बुद्धिस्ट संत थे, इनके परिचय में, देन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। याद आया आपको मिनेंडर के बारे में सर। ये तो पोस्ट मॉरियन पीरियड में आते हैं सर, है ना। और कब होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी बीसी के अंदर होंगे सर, ठीक है। एक आया है अश्वघोष, ये तो कनिष्क के कोर्ट में बैठते थे। इन्होंने बुद्ध चरिता करके किताब लिखी थी सर, है ना। ही रोट अ बुक कॉल्ड एज बुद्ध चरिता। और ये भी कब थे, पोस्ट मॉरियन पीरियड के अंदर ही हुआ करते थे। तो ये दोनों के दोनों तो पोस्ट मॉरियन पीरियड के नाम है सर। समझ में आया कि नहीं है आपको, कि अगर ये दोनों के दोनों पोस्ट मॉरियन पीरियड के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इफ यू आर एबल टू गेट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो 2 और 3 तो जहां जहां आएगा उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो सर, ठीक है। तो 2 और 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए सर, ठीक है। क्योंकि ये तो क्लियर कट है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी 3 आ रहा है तो ये भी एलिमिनेट होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए और सी लिखा है वो गलत हो जाएंगे, दे आर रॉन्ग इन दिस ऑप्शंस, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी सर, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 एंड 6 एंड यहाँ पे 3, क्योंकि ये दोनों के दोनों। मकाली घोषाल, यस ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, ही बिलोंग टू 6th सेंचुरी बीसी। और इसी के लिए तो अजातशत्रु की अभी हमने व्याख्या देखी ना। अभी मैंने आपको एक होली ट्रायंगल पढ़ाया, एक बॉक्स के अंदर की फिलॉसफी को एक्सट्रैक्ट करके इंटरपोलेशन करके पढ़ाया सर, ठीक है ना। तो मैं आपको एक्चुअली विषय के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने का काम कर रहा हूं। मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं आपको बड़ी बड़ी पीएचडी करवा दूं। मेरा कार्य ये है कि मैं आपको उसको कैसे इंटरपोलेट किया जा सकता है वो करवा रहा हूं सर, ठीक है। और उसी के बेसिस के ऊपर से आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं सर, ठीक है। तो कहानी ये है कि मैं आपको बता रहा था कि मकाली घोषाल 6th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करते हैं। अब कहाँ 4 आ रहा है,
अच्छा यहाँ पे भी 4 आया है, यहाँ पे भी 4 आया है, तो बी एंड डी में से एक। अब इनमें एक है महावीर। महावीर कब बिलोंग करते थे? महावीर भी 6th सेंचुरी बीसी से तो बिलोंग करते थे सर, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट उसके बाद अजात शत्रु, ये भी आप समझने की कोशिश करोगे तो 5th एंड 6th सेंचुरी के ट्रांजिशन पीरियड से ही बिलोंग कर रहे थे सर, ठीक है। ये बुद्ध के अपने आखिर के समय में भी आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो ही ऑल्सो बिलोंग टू द सेम पीरियड। नो डाउट थोड़े लेट पीरियड में आए, मतलब बुद्ध के मृत्यु के समय पे ये एक्टिव होंगे, बट इनको भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली तो मैचअप में जा ही रहा है सर, ठीक है ना। 6 नंबर तो सब जगह पे आपको दिख रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये भी कंटेम्पररी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो 1 4 5 6 कहाँ आ रहा है? 1 4 5 6 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब किताब के अंदर आप समझने की कोशिश करिए, किताब में जो टेबल दिया है वो टेबल में तो खाली 2 ही लोगों की बात की गई है। अभी हमने वो टेबल देखा ना, टेबल मतलब ये वाला सर, ठीक है। तो इसमें मकाली घोषाल की बात की गई है, अजातशत्रु की बात की गई है और बुद्ध की बात की गई है कि भाई इनके बीच में संवाद जो हुआ था वो है सर, ठीक है। पर यूपीएससी यही टेबल से आपको क्वेश्चन निकाल के पूछ देगा कि ये 3 तो समकालीन थे और कौन इसके साथ मैचअप हो रहा था। तो महावीर भी इनके समकालीन थे क्योंकि बुद्ध और महावीर का टाइम ऑलमोस्ट आगे पीछे का है। बुद्ध इज 560 टू 480 568 टू 483 बीसी एंड महावीर इज 540 टू 468 बीसी, 540 के आसपास, मतलब 20-25 साल छोटे थे महावीर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग बुद्ध से। तो क्या इनके बेसिस के ऊपर आपको कंटेम्प्रेरी टाइमलाइन समझ में आ रही है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इनफैक्ट आपको यहां से ये महावीर और मकाली घोषाल के बीच में तो काफी इंटेंस डिबेट दिख जाएगी सर। यू विल फाइंड इंटेंस डिबेट्स एंड डिस्कशन। मैं आपको कल के क्लास के अंदर महावीर के बारे में बताने वाला हूं कि महावीर ने जब संसार छोड़ा तो सबसे पहले उनकी चर्चा और विचारणा इन्हीं के साथ हुई थी, मकाली घोषाल के साथ। ये दोनों साथ में मिलके जो दुनिया की समझ है, श्रमण की परंपरा है, उसको समझने के लिए निकले थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था जब एक टीचर अपनी व्याख्या दे रहा था तो दूसरा टीचर दूसरे की व्याख्या दे रहा था, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हुआ क्या सर, व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली, वी फाइंड कि काफी सारे फिलोसफर्स को काफी लोग अट्रैक्ट कर पाए। तो मकाली घोषाल एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने नियतिवाद की फिलॉसफी दी, आजीविका दर्शन दिया। इनके दर्शन में अजातशत्रु तो नहीं आ पाए, पर मगध की डायनेस्टी से आपको मौर्य वंश के एक राजा दिखेंगे सर, और मौर्य डायनेस्टी के आपको एक राजा दिखेंगे, कौन दिखेंगे सर, जिनका नाम है बेसिकली बिंदुसार। बिंदुसार का नाम अगर आपने सुना होगा तो वो अशोक के फादर हुआ करते थे सर, चंद्रगुप्त के बेटे थे और अशोक के फादर थे। वो इनकी फिलॉसफी में कन्वर्ट हो गए। अशोक खुद बुद्ध बन गया, आप समझने की कोशिश करिए। अशोका बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धा, बट बिंदुसार बिकेम द फॉलोअर ऑफ आजीविका। मैंने बताया ना, अलग अलग राजा अलग अलग संप्रदायों को मानेंगे। अब बिंदुसार और ये दोनों समकालीन नहीं थे, दे वर नॉट बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, बट इंपॉर्टेंस ये है कि द ट्रेडिशंस दैट वर सेट अप बाय द आजीविका दर्शन, और इनके जो डिसाइपल्स थे मकाली घोषाल के, उनके सब डिसाइपल्स बिंदुसार को कन्वर्ट करने के लिए तैयार करते हैं कि आप आ जाइए हमारे संप्रदाय में। बिंदुसार को भी लगता था सब नसीब नसीब की बात है, मैं राजा बना नसीब से, है ना, मैं राजा बना मेरे नसीब से, मेरा जो कार्य है वो सब मेरा नसीब करवा रहा है सर, ठीक है ना, मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द लक फैक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? तो ये कहानी आपको इसके साथ लिंकअप मिल जाएगी। इनफैक्ट ये आजीविका दर्शन का इंपॉर्टेंस आपको वहां तक दिखेगा कि जब अशोक पावर के ऊपर आएगा ना, अशोक मैं अभी बता रहा था ना, अशोक ने ये आजीविका के लोगों के लिए वहां मगध के अंदर गया के पास बारबर नाम की गुफाओं बनाई सर, बराबर केव्स या बारबर केव्स कहते हैं उसको। ये जो बारबर केव्स थी उसके अंदर उसने गुफा का नाम दिया लोमस ऋषि की गुफा। कौन सी गुफा? लोमस ऋषि की गुफा। नाम याद रखेगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा फिर गड़बे हो जाएंगे। प्लस कोर्सेज के अंदर आओगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा कि इसके अंदर की क्या कहानी है। ये लोमस ऋषि की गुफा अशोक कहता है कि मैंने गिफ्ट कर दी है, आई हैव गिफ्टेड
मैंने डोनेशन में दे दी है, आई हैव डोनेटेड टू हुम, आई हैव डोनेटेड टू आजीविका कम्युनिटी, मैंने आजीविका को दे दिया है। क्यों? क्योंकि आजीविका संप्रदाय के अंदर अशोक के फादर बिंदुसार कन्वर्ट हो गए थे। आप देखिए बिंदुसार बिलोंग टू 4th सेंचुरी। ये कब बिलोंग कर रहे थे? 298 से लेके 273 बीसी में ये पावर के ऊपर आए थे। इसी पीरियड के समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, बिंदुसार बिकेम फॉलोअर ऑफ आजीविका, अशोक बिकेम फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। आप खाली मौर्यस को पढ़ोगे ना तो चकरा जाओगे उनकी हिस्ट्री देख के। मौर्य में पहले 3 राजा अलग अलग संप्रदायों को जुड़ रहे हैं, ठीक है। विल फाइंड चंद्रगुप्त मौर्य हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म में चले गए और इन्होंने सल्लेखना ले ली थी। सल्लेखना मैं कल पढ़ाऊंगा जैनिज्म के ट्रेडिशंस के अंदर। इच्छा मृत्यु कहते हैं आजकल उसको, क्या कहते हैं, इथुनेशिया वाला कंसेप्ट। वो सबसे ओरिजिनल फॉर्म आपको जैनिज्म, खैर इथुनेशिया से थोड़ा अलग है पर थियोरिटिकली लोग लिखते हैं उसके बारे में। दूसरा आप देखोगे तो आपको बिंदुसार दिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया। एंड बिंदुसार बिकेम फॉलोअर ऑफ आजीविका दर्शन। और तीसरे अशोक आए सर, सम्राट अशोक, चंड अशोक, धम्म अशोक, बेरी घोषा छोड़ के धम्म घोष के नारा देने वाला, ही बिकेम फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। यू सी सिंगल डायनेस्टी के अंदर 3 अलग अलग राजा आए एक ही पीरियड में। ये आए करीबन 321 से लेके 298 बीसी के समय पे। ये महाशय आए 298 से लेके 273 बीसी में। और ये भाई साहब आए 273 से लेके 232 बीसी, मतलब वही एक आध साल आगे पीछे होगा किताबों के अंदर, पर मोटा मोटा यही टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा। तो मेरी कहने की बात यह है कि ये सब संप्रदायों को हल्के में मत लीजिएगा। किसको? कल जो हमने आपको बताया था बुद्धिज्म को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आजीविका का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आजीविका? पूछ देगा सर आपको, प्रीलिम्स के अंदर पूछ देगा, मेंस के अंदर पूछ देगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे कि इनकी महत्व बताइए, प्रासंगिकता बताइए, कौन सा राजा किसको फॉलो कर रहा था सर, ठीक है। और मोरलिज्म इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, इट कुड नॉट बिकम पॉपुलर। आइडियोलॉजी थोड़ी टफ है ना फॉलो करने की। दूसरे आपको अजीत दिखेंगे सर, है ना, अजीत दिखेंगे जो मटेरियलिज्म को पॉपुलराइज करते हैं। उनके ऊपर भी ये बॉक्स एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सर, ठीक है ना। अजातशत्रु जब बुद्ध के साथ चर्चा कर रहे थे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी अ न्यू फिलोसफर वाज आल्सो मेंशन्ड, और वो बताते हैं कि दिस इज व्हाट अ फिलोसफर नेम अजीत टॉट। अजीत ने क्या बताया? देयर इज नो सच थिंग ओ किंग एज आर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस और ऑफरिंग्स, देयर इज नो सच थिंग एज दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट वर्ल्ड। अजीत क्या कहते हैं? अजीत कहते हैं कि जीवन में आलोक और परलोक कुछ होता ही नहीं है। जीवन में आलोक और परलोक कुछ होता ही नहीं है। कॉमन मैन को उस टाइम पे सबसे ज्यादा चिंता ये थी कि आलोक, आलोक का मतलब है दिस वर्ल्ड। थोड़ा बहुत फिलॉसफी के ऊपर आया हूं तो आज फिलॉसफी की डिस्कशंस करने दो सर, है ना, मन की बात कर देता हूं कभी कभी सर, ठीक है। पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, इंक्लूडिंग अदर फिलॉसफीज, ये फिलॉसफी के अंदर एक चर्चा सबसे ज्यादा चलती थी, वो थी कॉमन मैन के दिमाग के अंदर एक चीजें पूछी गई थी। और वो क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि मैं ये लोक में रह रहा हूं और ये लोक में अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा, समझ में आ रहा है, तो मुझे लिबरेशन मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा, और जब मोक्ष मिलेगा तो मैं अदर वर्ल्ड में चला जाऊंगा। अदर वर्ल्ड मतलब दिस वर्ल्ड को हम लोग कहते हैं संसार, संसार का मतलब है दुनिया सर, समझे कि नहीं समझे। और अदर वर्ल्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं स्वर्ग, या हम लोग अदर वर्ल्ड को कह सकते हैं कि ऐसी दुनिया जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते, जहां प्रभु ईश्वर
सुपरनैचुरल पावर के पास चला गया मैं। तो बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो इसी के बेसिस के ऊपर कार्य कर रहे थे, जो लोगों को बता रहे थे कि संसार में अच्छा कर्म करो, लिबरेशन मिलेगा, ऊपर जाके आपकी जीवन मृत्यु सब चेंज हो जाएगी। सर अजीत कहते हैं नहीं, अजीत मटेरियलिस्टिक थे, कल मैंने आपको बताया था। वो कहते हैं सुख भोगने की कोशिश करिए। आप कर्म के चक्कर में अपनी प्रेजेंट लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो? आप कल के चक्कर में आज को क्यों खराब कर रहे हो? है ना, काफी लोगों को आपने देखा होगा सर, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते, यार फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपन इन लाइफ, है ना, कल हो ना हो। तो एक ग्रुप ऑफ लोग ऐसे भी है, आज की तारीख में भी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा आज में जीने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कल का हमको क्या पता है। अजीत भी कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग ओ किंग, वो राजा को संबोधित कर रहे हैं, अजात शत्रु को, एज आर्म्स और सेक्रीफाइस। आप कर्म कांड कर रहे हो, दान दक्षिणा दे रहे हो, ऑफरिंग्स दे रहे हो, कुछ नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज दिस वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड, कि ये दुनिया, वो दुनिया, उसके बाद वाली दुनिया किसने देखा है? अजीत कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, कि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, 5 तत्व नहीं है। वैदिक फिलॉसफी में 5 तत्व आता है, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आसमान। हम कहते हैं ना 5 तत्वों से बना शरीर हमारा। और एज अ पार्ट ऑफ द हिंदू वैदिक फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, व्हेन वी क्रीमेट अ पर्सन, इवेंचुअली अग्निदाह जब देते हैं तो हमारी जो राख है, हमारी जो अस्थि या बस्ती है, उसको भी 5 तत्व कहते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई बड़े लीडर का मृत्यु होता है तो कमेंट्री या न्यूज़ एंकर्स वो कहेंगे कि इनका शरीर अब 5 तत्व में विलीन हो गया है। सर ठीक है, 5 तत्वों में विलीन होने का मतलब ये है कि ये 5 एलिमेंट्स है जिससे ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। सर ठीक है, अजीत कहते हैं कि 5 एलिमेंट से नहीं बना है, हमारा शरीर 4 तत्व से बना है। किससे बना हुआ है? 4 तत्व से बना हुआ है। सुनिए मेरी बात सर, है ना, आज मैं खाली इन दोनों को बॉक्सेस को ही पढ़ाऊंगा कल के साथ लिंकअप करके, क्योंकि मेरा कार्य यह है कि निष्काम कार्य करो सर। ऐसा नहीं कि एक खाली ऊपर ऊपर की बातें करके चले जाओ, है ना, हवाबाजी कर लो, सादी भाषा में उसको हवाबाजी कहते हैं। क्यों, हिस्ट्री में क्या है कि हवाबाजी करने के लिए बहुत होती है, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो समझ में नहीं आती ये फिलॉसफीज। ये फिलॉसफीज के लिए इनको जो एक लाइन में आप बोल रहे हो, इसके ऊपर मैं आपको 1 घंटा बता रहा हूँ। और एक समय ऐसा भी था जब यही फिलॉसफी के ऊपर मैं 4-4 घंटे बातें कर रहा था। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एक टीचर के रूप में इनको हमने पढ़ा है, इनको समझा है, इनको कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, और आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा है, क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है, आपको इधर थोड़ी आना है ना। मोस्ट वेलकम है बाय द वे सर। टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन नहीं है। खैर आजकल गालियाँ बहुत पड़ती है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग देखते रहते हैं, अब्यूज कर रहे हैं। अरे हमने आपका बिगाड़ा क्या है ना? एक सवाल मुझे बताइए आप लोग, है ना, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मतलब हम आपके यहाँ पे क्या डाका डालने आए हैं क्या टीचर के रूप में? या हमने आपका कोई मोबाइल ले लिया है, आपको पीट दिया है कहीं पे चौराहे पे खड़ा करके? सर हम आप तो जानते भी नहीं है पर्सनली, ना ही हम आपको डायरेक्टली क्या कहते हैं इंटरेक्ट कर पाए, मिले भी नहीं है सर, है ना। आप एवरेज 2-3 हज़ार 4,000 व्यूज़ हमारे आते हैं, पकड़ के चलिए 3-4 हज़ार विद्यार्थी अगर देख रहे हैं, तो मैं किसी को नहीं पहचानता हूँगा, ना जानता हूँगा सर, ठीक है। उसके बावजूद भी कमेंट्स के अंदर मैं देखता हूँ कभी कभी हेट वो आ जाती है सर, है ना। पर हमको पता है कि हम निष्काम कर्म करते रहेंगे, विल बी डूइंग द निष्काम कर्म, है ना। वी विल ऑलवेज डू, एंड आई एम ऑलवेज बिलीविंग इनटू द सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप सेल्फिश मत होइए कोई भी चीज़ को लेके। मैं जीवन में भी बताता हूँ सर, आप जितना सेल्फलेसली काम करोगे ना, उतनी ही जीवन में प्रगति होगी सर। कोई कोई मुद्दे ऐसे होंगे जहां पे आपको लगेगा कि मैं सेल्फिश बन जाता हूँ, शायद तक आपको टेम्पररी शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस दिखेगा, शॉर्ट टर्म एडवांटेज मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई फायदा नहीं कराएगा। खैर अजीत कहते हैं कि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है सर। अजीत क्या कह रहे हैं कि अवर बॉडी इज मेड आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स सर। अजीत किसके प्रखारक थे? वो लोकायतवाद के प्रखारक थे। और लोकायतवाद के अंतर्गत क्या बातें बोली जा रही है? मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है। तो वो कहते हैं कि अवर बॉडी इज मेड आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स, ऐसे 4 तत्व जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। कौन से तत्व है वो बताते हैं? फ्लूइड,
हीट, विंड और बेसिकली सेंस। वो बताते हैं कि हमारे शरीर की जो फ्लूइड है, ब्लड है या पानी भी होता है, वो पानी में चला जाता है। जब हम अग्नि देते हैं तो वो अग्नि में चला जाता है। विंड है और सेंस है, वो सब कुछ पास ऑन हो जाता है सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ही सेज दैट दिस 4 एलिमेंट्स, फायर, फायर के साथ साथ आप देखोगे विंड, विंड के साथ साथ आप देखोगे तो वाटर, और वाटर के साथ साथ आप समझने की कोशिश करोगे तो अजीत यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताते हैं सेंसेस, कि हमारी जो इंद्रिया है, जो कि वो सब की सब बेसिकली अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है और इवेंचुअली सब कुछ खत्म हो जाता है। एवरीथिंग इज एनिहिलेटेड। जैसे ही आपका मृत्यु होगा और मृत्यु के बाद ये चारों के चारों तत्व अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। यू विल बी एनिहिलेटेड एज अ ह्यूमन। एनिहिलेशन का मतलब है कि आप तबाह हो जाओगे, तहस नहस हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं आपके जीवन के अंदर, क्यों खत्म हो गया। आत्मा बात्मा नाम की चीज नहीं होती है बाबू। समझ में आया कि नहीं है आपको सर? ठीक है। ये बताते हैं कि द टॉक्स ऑफ द गिफ्ट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ फूल्स। आप किसी को दान दक्षिणा दे रहे हो और आपको ये लगता है कि भाई दान दक्षिणा दे के आपको मोक्ष मिलेगा, ये कहीं का बात नहीं है सर। ठीक है। इट्स एन एम्प्टी लाई। फूल्स एंड वाइज अलाइक आर कट ऑफ एंड पेरिश, दे डू नॉट सर्वाइव आफ्टर डेथ। आप बुद्धिजीवी हो या पागल हो, अल्टीमेटली आपका अंत यही होगा कि जब आपका मृत्यु होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर के जो तत्व है, 4 तत्व है सर, ठीक है, ये 4 तत्व की बात कर रहा है, ये मटेरियलिज्म की बात कर रहा है कि आपका शरीर 4 तत्व से बना है, इसके लिए उसको मटेरियलिज्म के साथ जोड़ा गया है सर। ठीक है। सो व्हाट डू वी फाइंड? अजीत ने मटेरियलिस्टिक एलिमेंट बताया सर। मटेरियलिस्टिक एलिमेंट के आपके ऊपर इनफैक्ट अजीत ने बताने की कोशिश की कि हमारा शरीर का सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब कंपेयर करिए अजीत को आप वैदिक ट्रेडिशंस के साथ, और वैदिक ट्रेडिशंस के अंतर्गत जो वैदिक फिलॉसफी है, ये वैदिक फिलॉसफी के अंतर्गत आपको एक फिलॉसफी दिखेगी जिसके अंदर हम लोग एक फिलॉसफी की चर्चा करते हैं जिसका नाम है वैशेषिका। वैशेषिका दर्शन जो है बहुत ही फेमस है वैदिक फिलॉसफी के अंदर। सो यू विल फाइंड, जब हम लोग वैशेषिका दर्शन की बात करेंगे, व्हेन वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ वैशेषिका दर्शन, वैशेषिका दर्शन ने भी इनफैक्ट बात की है रिगार्डिंग द ट्रेडिशंस ऑफ द फिलॉसफी। बट इसकी कहानी क्या है आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि एक गुरु थे जिनका नाम था कानड़, और गुरु कानड़ ने इनफैक्ट इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, और ये 5 तत्वों में आता है अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आसमान। ये 5 तत्व ही अल्टीमेटली रिवॉल्व होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं यूनिवर्स के अंदर। जब भी जीवन का अंत आएगा तो ये 5 तत्व बिखर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, एक ह्यूमन फॉर्म ले लेंगे, फिर वापस आएंगे, ह्यूमन फॉर्म ले लेंगे। यहाँ से एटॉमिक ओरिजिन की बात होती है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, खैर आज की तारीख में तो और भी आ गए हैं सर, है ना, न्यूट्रॉन भी आ गया है, बट पहले के टाइम के ऊपर एटम के ओरिजिन के साथ बोला गया है। अजीत वैदिक फिलॉसफी से अलग थे, वो 4 तत्व के अंदर मानते थे। प्रश्न आएगा कि ये 4 तत्व में ही क्यों बिलीव करते थे और ये 5 तत्व में क्यों बिलीव करते हैं? ये 5 तत्व के साथ साथ अजीत को मटेरियलिस्टिक कहते हैं लोकायतवाद के रूप में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, इट डजंट मैटर्स डायरेक्टली सर। आपका जिस दिन मृत्यु होगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एक ही जीवन है, तो शांति से जीविए, जिसको मैं आपको कल के क्लास के अंदर बता रहा था #YOLO के रूप में सर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया? तो कहानी क्या है? बॉक्स के अंदर लिखा गया है द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ आजीविका। आजीविका कौन है? मकाली गोसाल। दे हैव बीन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फेटलिस्ट, दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। अभी मैंने आपको टेबल के अंदर भी बताया। द सेकंड टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ लोकायत, usually described as materialistic. Texts from this traditions have not survived, so we do not know about them, only the words of other traditions. समझे कि नहीं समझे, है ना?
तो प्रॉब्लम यह है कि इनका कोई साहित्य में मेंशन नहीं है सीधा। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब हम लोग इनफैक्ट आजीविका को देख रहे हैं तो आजीविका को बिंदुसार ने फॉलो किया, ये अशोक ने बताया। ये अशोक ने बताया, कहाँ पे बताया कि अशोक ने जो गुफा बनाई ना, कौन सी गुफा, बार्बर केव्स। ये बार्बर केव्स की इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन के अंदर उसने जो लोमस ऋषि की गुफा बनाई थी उसमें उसने एक इंस्क्रिप्शन डाला था, और इंस्क्रिप्शन के अंदर अशोक ने बताया था कि भाई यहाँ पे एक आजीविका करके संप्रदाय था, वो संप्रदाय में मेरे फादर जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे और फिर वो नियतिवाद में मानने के लिए चले गए थे। उसी तौर के ऊपर आपका जो चार्वक का दर्शन है जो मटेरियलिज्म से डेवलप हुआ है सर, ठीक है ना, इसको लोकायतवाद कहते हैं या चार्वक का दर्शन कहते हैं। इसको लेटर ऑन पॉपुलराइज कराया है बृहस्पति ने सर, है ना। तो यू विल फाइंड फिलोसफर कॉल्ड एज बृहस्पति, जो यही रास्ते के ऊपर इनफैक्ट चार्वक दर्शन को, मटेरियलिज्म को, लोकायतवाद को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर कहानी ये थी कि 6th सेंचुरी बीसी में, इन द 6th सेंचुरी बीसी वी फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिलोसफीज। ये फिलोसफी के अंदर में काफी फिलोसफर्स एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी फिलोसफी के अंदर मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि महावीर और इनफैक्ट है ना मकाली घोषाल और अजात शत्रु और बुद्धा, अजीत, ये सब के सब एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। और ये जितने भी कंटेम्पररी टीचर्स थे, इन सब के शिष्यों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, इनके बीच में विचार आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही है। और इसी चर्चा विचारणा के अंदर में, इसी बातों के अंदर से, बात करने से ही बात बढ़ गई, और बात ऐसी बढ़ी कि लोगों ने आज की तारीख में भी उसकी बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध की, और मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान महावीर की। एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ जहाँ बुद्ध के विचार, महावीर के विचार बाकी सारे दार्शनिक लोगों से बहुत प्रचलित हो गए, क्योंकि वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे कॉमन मैन के लिए। वो कॉमन मैन को कन्विंस कर पाए, डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू एक दूसरे को इम्प्रेस कर पाए। And this lead to the formation of a new social revolution in ancient India that is known as the Buddhism and Jainism. Hopefully आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब हम लोग प्राचीन भारत को देखते हैं तो प्राचीन भारत के अंदर ये फिलोसफिकल ट्रेडिशंस के उद्भव को देखना बहुत ज़रूरी है, rather than directly jumping to Buddhism and Jainism as a whole. प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, कौन किसका कंटेम्पररी है वहाँ से पूछा जाएगा। ये सब चार्ट आप बाय द वे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि मेरे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। मैं यहाँ पे जब खड़ा रहता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, तो ये सब चार्ट वार्ट का फॉर्मेशन और ये सब बन जाता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई जस्ट मूव आउट ऑफ दिस साइड, है ना, यहाँ से, सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो क्या होगा कि आपकी नोट्स का जो पॉइंट है ना वो रिवीजन में इजी हो जाएगा आपको सर, ठीक है, कि कौन 4 तत्व की बात कर रहा है, कौन 5 तत्व की बात कर रहा है, कैसे दुनिया का उद्भव हुआ है, कैसे सर्जन हुआ है, कैसे बातें हो रही है सर, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड विद आउट, समझे आप लोग, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा और आपको इसी ट्रेडिशंस के अंदर से निर्ग्रंथ नाथ पुत्र की बात करूँगा। ये निर्ग्रंथ नाथ पुत्र के अंतर्गत मैं आपको बताऊँगा कि महावीर क्यों बन गए। महावीर, अ पर्सन हु कॉन्कर्ड ओवर मिजरी एंड हैप्पीनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख के ऊपर जीत हासिल करता है। सुख और दुख हम उसको सेंस कर पाते हैं, कुछ चीजों को हम सेंस करके कहते हैं कि ये हमारे लिए सुख है, कुछ चीजों को हम लोग सेंस करके कहते हैं ये हमारे दुख है। महावीर ने सुख और दुख के ऊपर तो जीत हासिल की थी, उन्होंने अपनी सेंसेस के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल की थी। और जिस दिन इंसान अपनी इंद्रियों को काबू में लेता है उस दिन उसकी कॉन्शियसनेस जग जाती है, दी हायर कॉन्शियसनेस। उसी दिन उसको कैवल्य ज्ञानी कहलाया गया, उसी दिन वो योद्धा बन जाता है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी, जीवन में कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, आप इतने संयम रूप से उसको टैकल करोगे कि बात मत करिए सर। आशा करता हूं कि आप भी बुद्ध बनो, आप भी महावीर बनो, अपनी इंद्रियों को काबू में रखिए,
कोशिश करिए, कॉन्शियसनेस जगाइए। जिस दिन कॉन्शियसनेस जग गई ना सर, उस दिन आप सुपर लेवल अप चले जाओगे। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड बाय स्मॉल स्मॉल थिंग्स, neither don't get panic. Try to see from a rational point of view. If you are in a difficult situation, we are always there to help you. इनको भी इनिशियली टीचर्स ने ही मदद की थी। महावीर को भी मकाली घोषाल ने मदद की थी। बुद्ध को भी अलारी कल्ब ने मदद की थी। तब जाके बुद्ध बने। बुद्ध अपनी मेहनत से बुद्ध बने। वो निर्वाण प्राप्ति अपनी मेहनत से करते हैं, पर उनको एक रास्ता दिखाया था। हम भी आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध आप अपने मेहनत से बनोगे, अपने कर्तव्य से बनोगे। मैं नहीं कहूंगा कि हम बुद्ध बनाते हैं, नो, वी नेवर से दैट, बट हम जरूर कहेंगे कि बेटा बुद्ध बनने के रास्ते के ऊपर आप चले हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अड़चने बहुत आएगी। एक बार रास्ता सही पकड़ लो तो कभी दुखी नहीं होगे। रास्ता सही पकड़ लो तो कभी भटकोगे नहीं। रास्ता सही पकड़ो तो जीवन के अंदर जितने भी पड़ाव आएंगे उसको आप आराम से निकाल लोगे। बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, लाइफ इज अबाउट एंजॉइंग द जर्नी एज वेल। सिविल सर्विसेज के अंदर भी यही कहानी है कि जर्नी को समझिए, एंजॉय करिए। और जर्नी में कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो उसके लिए एक टीचर के साथ चले जाइए, किसी की छत्र छाया में चले जाइए। आपके यहाँ पे कोई सीनियर है तो उनको मिलिए। कोई एक्सपीरियंस यूपीएससी का तैयारी करने वाले आपके नेबरहुड में कोई रह रहा है तो उनको कांटेक्ट कीजिए, वरना हमारे साथ आ जाइए। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ऑप्शनल बैचेस, जीएस कोर्सेज, सब कुछ चल रहा है। इसी को यूज़ करिए, पीएन लाइव को, और ज्वाइन हो जाइए ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। कल के क्लास के अंदर आऊँगा, यहाँ से जैनिज्म की शुरुआत करेंगे और उसके बाद बुद्धिज़्म। ये तो चैप्टर चलेगा बाबू। मिलते हैं, बाय। प्लीज़ टेक केयर, शबा खैर।